नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 1 अप्रैल 2023 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज द हिंदू में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है डिस्कस करने लायक, तो 3 इंपॉर्टेंट इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कौन सा, राजस्थान पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पे राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है। बाकी राज्यों के लिए भी मौका है इस बिल को पास करने का, लेकिन दिक्कत यह है डॉक्टर्स विरोध कर रहे हैं राजस्थान में। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे फूड सिक्योरिटी से संबंधित, फूड सिक्योरिटी इज कंपोनेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। तीसरा डिजिटल मीडिया एथिक्स से संबंधित। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले क्वेश्चन है, कंटेक्स्ट ये है जैपनीज सिविल सर्वेंट को ना $11,000 का फाइन लगाया गया क्योंकि उसने वर्क आवर्स के दौरान स्मोकिंग की थी। देखो हमारे देश में भी पब्लिक में कोई सिविल सर्वेंट स्मोकिंग वगैरह करता है, वो वैसे भी अपराध है। सिविल सर्वेंट क्या, वैसे भी कोई आम इंसान भी पब्लिक में स्मोकिंग करता है तो पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है, ये एक ऑफेंस है। और सिविल सर्वेंट्स के लिए तो वैसे भी तो देखो ये ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के अगेंस्ट है। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है मोरली यूं क्यों गलत है। बात सिर्फ स्मोकिंग की नहीं है, कोई भी गलत व्यवहार, गलत टेम्परामेंट सिविल सर्वेंट्स के द्वारा शो किया जाता है पब्लिक में, कोई ऐसी आदत, तो ये जनता में गलत संदेश जाता है। टॉपिक आता है जीएस पेपर 2 में रोल ऑफ सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया, तो उसमें ना एक पॉइंट ये भी आता है सिविल सर्वेंट्स ना एक प्रकार से लीडर्स हैं जो समाज को डायरेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। अगर सिविल सर्वेंट ही गलत व्यवहार शो करेंगे पब्लिक में, जैसे आपको याद होगा एक डीएम थे छत्तीसगढ़ में, वो हॉस्पिटल में निरीक्षण करने गए, तो हॉस्पिटल का जो बेड था ना वहाँ पे उन्होंने ना पैर रख लिया। मतलब गूगल में आप सर्च मारिएगा, ये इमेज काफ़ी वायरल हुई थी क्योंकि वहाँ पे एक लेडी बेड पे सोई हुई थी, वो पेशेंट थी और उन्होंने अपना एक पैर बेड के ऊपर रख दिया। तो इससे ना डिग्निटी जो है वो वायलेट होती है पेशेंट की। पॉइंट समझ गए आप। जनरलाइज करके बोलूँ तो सिविल सर्वेंट्स को ना पब्लिक डोमेन में, अब घर में देखो अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, ड्रिंक कर रहा है, कायदे से इल्लीगल नहीं है, वो ऐसा कर सकता है। अपने प्राइवेट स्पेस में कौन क्या करता है, अगर कानून के विरुद्ध ना हो तो कर सकता है, हर किसी की लिबर्टी है। लेकिन पब्लिक डोमेन में तो ब्यूरोक्रेट्स को, लीडर्स को सोच समझ के एक्ट करना चाहिए, क्योंकि समाज में कैसा इम्पैक्ट जाता है वो डिसाइड होता है उनकी आदतों से भी। तो ये एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल राइट टू हेल्थ बिल से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। 21 मार्च को राजस्थान में राइट टू हेल्थ बिल पास हो गया। इसी के साथ राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पे राइट टू हेल्थ बिल पास हुआ है। ये जो बिल है ना, ये फ्री एक्सेस प्रोवाइड करता है राजस्थान के लोगों को दोनों तरह की सर्विसेज, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। आउट पेशेंट सर्विसेज जैसे ओपीडी वगैरह होती है, आप कंसल्ट करने आए और कंसल्ट करके चले गए, एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इन पेशेंट सर्विसेज मतलब एडमिट करवाने की जरूरत पड़ी, हॉस्पिटल में कोई पर्सन एडमिट है और एडमिट करवा के उसका इलाज करवाया जा रहा है, ये इन पेशेंट सर्विसेज हैं। तो राजस्थान के सभी गवर्नमेंट और कुछ सिलेक्टेड प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री एक्सेस होगा सर्विसेज का, दोनों तरह की सर्विसेज का, आउट पेशेंट और इन पेशेंट। ये सरकार डिसाइड करेगी कौन से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में फ्री एक्सेस होगा इन सर्विसेज का। राजस्थान की सरकार डिसाइड करेगी कौन कौन से हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सर्विसेज फ्री मिलेंगी। और देखो इसके अलावा इमरजेंसी सिचुएशन में, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया है, एसिड अटैक हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में कोई पेशेंट जो है किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा सकता है बिना पैसे दिए। बाद में सरकार उन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को रीइंबर्स करेगी उनके पैसे। बिल देखो अच्छा है, वैसे हमेशा से हम बात करते हैं कोई भी पर्सन हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको कम से कम बेसिक हेल्थ सर्विसेज फ्री मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी सर्विसेज का भी प्रोविज़न है, जैसे इमरजेंसी सिचुएशन में कोई पर्सन कहीं पर भी इलाज करवा सकता है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन में कोई मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा ही नहीं वहाँ पे, या फिर डेजिग्नेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल होगा ही नहीं, तो ऐसा तो नहीं ना तड़प के जान दे देगा वो पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है सिर्फ इसलिए। बिल अच्छा है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स तारीफ कर रहे हैं बिल की,
कि दूसरे राज्यों को भी अब ये बिल फॉलो करना चाहिए। राइट टू एजुकेशन आया था 2009 में, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का प्रोविजन किया गया था। उसी प्रकार से ये जो राइट टू हेल्थ बिल है राजस्थान का, ये एक प्रकार से लैंडमार्क है भारत के आज़ादी के इतिहास में। लोग देखो हेल्थी होंगे, उनकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, वो इकोनॉमी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे। और सोशल जस्टिस के सेंस में भी देखें तो इस बिल की आवश्यकता थी, क्योंकि जिनके पास पैसे हैं वो तो अपना इलाज करवा लेते हैं, बट बहुत से गरीब लोग पैसों के इलाज में दम तोड़ देते हैं, सफ़र करते रहते हैं। तो हर लिहाज से देखें तो बिल अच्छा है, बट डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा विरोध कर रहे हैं इस बिल का। डॉक्टर्स इसलिए विरोध कर रहे हैं, उनको लगता है कि ये उनके बिजनेस मॉडल के अगेंस्ट है। डॉक्टर्स को ना एक प्रकार से भरोसा नहीं है सरकार के ऊपर। डॉक्टर्स का कहना है इमरजेंसी सिचुएशन में कोई भी कहीं पर भी इलाज करवा सकता है, हम इलाज तो कर देंगे लेकिन सरकार हमें बाद में पैसे नहीं देगी। डॉक्टर्स का ये कहना है, देखो हम भी जनता का जो ये राइट है, राइट टू हेल्थ, इसको रिकॉग्नाइज करते हैं, बट राइट टू हेल्थ प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी स्टेट की है, उनके पास रिसोर्सेज हैं। सरकार सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स के ऊपर डाल रही है कि आप इलाज कीजिए इमरजेंसी सिचुएशन में, बाद में पैसों का कोई भरोसा नहीं सरकार की तरफ से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। वैसे देखो इसके अगेंस्ट में एक्सपर्ट्स ये बोलते हैं 95% जो सर्विसेज है ना इस बिल में वो स्टेट के द्वारा ही प्रोवाइड की जाएंगी, स्टेट की ही बात बोली गई है, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन और कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स पर फ्री सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। अब जिन सेंटर्स का चुनाव किया जाएगा फ्री सर्विसेज के लिए, ऐसा नहीं कि सरकार किसी का भी चुनाव कर लेगी, उस हॉस्पिटल सेंटर के साथ सरकार कंसल्ट करेगी, हम आपका नाम दे रहे हैं, तभी ये बात पॉसिबल होगी। और सरकार का ये भी कहना है, भैया एक बात बताओ, ऐसा नहीं है कि हम जल्दबाजी में ये बिल लेके आए हैं, 2022 के सितंबर में इंट्रोड्यूस हुआ था, बाद में सिलेक्ट कमेटी के पास में गया, मॉडिफिकेशंस हुई हैं बार बार इस बिल में, तब जाके बिल अब फाइनली पास हुआ है। ऐसा नहीं है सरकार ने जल्दबाजी में ये बिल पास कर दिया है। आज का ये आर्टिकल है ना, जिस राइटर ने लिखा है वो भी एक डॉक्टर हैं एम्स के, वो तो बिल के पक्ष में बोल रहे हैं पूरी तरह से और डॉक्टर्स के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि डॉक्टर्स को विरोध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि राजस्थान बिल्कुल उपयुक्त राज्य है इस बिल को लाने के लिए। राजस्थान में सिचुएशन काफ़ी ख़राब है, हेल्दी स्टेट नहीं है, 16वीं पोजीशन में है। बड़े स्टेट्स, बड़े जो 19 स्टेट्स हैं ना हमारे देश में, उसमें 16वीं पोजीशन पे है राजस्थान। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, 30.3 पर हज़ार लाइव बर्थ, यानी हर 1000 जो बर्थ होती है ना बच्चों की, उसमें से 30.3 बच्चे तो 1 साल की एज अचीव करने से पहले ही उनकी डेथ हो जाती है। न्यू नेटल मोर्टेलिटी रेट है 20.2 आउट ऑफ 1000 लाइव बर्थ। न्यू नेटल मतलब 28 दिन की एज अचीव करने से पहले ही 1000 में से 28 बच्चों की डेथ हो जाती है। यहाँ पर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी पुअर है, बहुत सी महिलाएं एनीमिया का शिकार हैं, बच्चे भी एनीमिया का शिकार हैं। एनीमिया मतलब खून की कमी, एनीमिया हाईएस्ट लेवल का है यहाँ पर। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो राजस्थान में बहुत कम है, 5 डॉक्टर पर 10,000, जबकि कश्मीर में 21 डॉक्टर हैं पर 10,000। तो राजस्थान बिल्कुल आइडियल स्टेट है ये बिल लाने के लिए। लेकिन डॉक्टर का जो प्रोटेस्ट चल रहा है ना, वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। डॉक्टर्स को बल्कि स्वागत करना चाहिए था इस बिल का। हमारे देश में देखो सिचुएशन ये है, आज के समय में 78% जो हेल्थ सर्विसेज है ना वो प्राइवेट प्लेयर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। प्राइवेट फिजिशियन ने पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है कन्वेंशनल गवर्नमेंट डॉक्टर को, और प्राइवेट फिजिशियन ही सबसे ज़्यादा नाखुश हैं इस बिल के आने से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने धमकी दी है, इस बिल के विरोध में पूरे देश में प्रोटेस्ट किया जाएगा आने वाले समय में। देखो ये जग जाहिर है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में जो पदाधिकारी होते हैं वो ज़्यादातर प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं, गवर्नमेंट डॉक्टर्स वो नहीं हैं, और उनका चुनाव होता है वो भी ज़्यादा भूमिका उसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर ही निभाते हैं। तो कोई हैरानी नहीं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है वो बिल के विरोध में बोल रही है, जबकि उनको पक्ष में बोलना चाहिए। डॉक्टर्स की देखो एंजाइटी ये भी है, कौन डिसाइड करेगा कि ये मेडिकल इमरजेंसी है।
कल को कोई भी पर्सन बोलेगा कि हमारा इलाज कीजिए, इमरजेंसी है, हम मना करेंगे तो वो मारा पीटी करेंगे कि नहीं इमरजेंसी नहीं है। दूसरा डॉक्टर्स का कंसर्न ये भी है, जब पेमेंट को रिम्बर्स करने की बात आएगी ना, तो उसमें जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कमीशन खाएंगे या फिर पॉलिटिकल लीडर्स कमीशन खाएंगे और करप्शन बहुत ज़्यादा होगा। देखो ये दोनों जो एंजाइटीज़ हैं ना डॉक्टर्स की, दोनों जो कंसर्न्स हैं ना वो जायज़ हैं, लेकिन इन पर चर्चा होनी चाहिए ना। इनके बेस पे आप यूं मत बोलिए बिल को ख़त्म कीजिए, आप बोलिए कि इनको एड्रेस कीजिए, बिल सही है। ऐसी मांगे होनी चाहिए डॉक्टर्स की। मुश्किल की घड़ी में डॉक्टर्स को ना पेशेंट्स का साथ देना चाहिए कि हाँ पेशेंट्स के लिए अच्छा बिल आया है, हम तैयार हैं इस बिल के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसके बाद राइटर बोलते हैं राजस्थान देखो वो स्टेट है जहाँ पे डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस की सबसे ज़्यादा घटनाएं सामने आती हैं, क्योंकि पेशेंट्स का ना ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर के ऊपर। उनको लगता है कि जानबूझ के फर्जी इलाज किया जा रहा है, मतलब सभी डॉक्टर्स के साथ नहीं, ऐसा राइटर जनरलाइज करके बोलते हैं। डॉक्टर्स के खिलाफ सबसे ज़्यादा वायलेंस की घटनाएं राजस्थान में आती हैं, उसका रीज़न है लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट्स। तो ये बिल्कुल सही मौका था उस मिस ट्रस्ट को कम करने का। प्राइवेट डॉक्टर्स बोलते कि हाँ हम पेशेंट्स के साथ हैं, लेकिन इससे तो मिस ट्रस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ये सिग्नल गया है कि डॉक्टर सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। देखो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या किसी को कमाने का हक नहीं है? मतलब डॉक्टर्स ने मेहनत की है, अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो इसमें गलत क्या है? राइटर बोलते हैं पैसा कमाने में कुछ गलत नहीं है, बट डॉक्टर्स ना, मतलब मेडिसिन एक ना नोबल प्रोफेशन है, तो मनी अर्न और मनी एक्सट्रैक्ट करना दोनों के बीच में ना थिन लाइन है। कई बार होता क्या, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में पैसा कमाया नहीं जाता, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जानबूझ के बिल टेस्ट रेकमेंड कर दिए जाते हैं कि टेस्ट करवाइए, जानबूझ के सर्जरीज रेकमेंड कर दी जाती हैं, क्योंकि इससे पैसा बनता है। तो ये पैसा अर्न करना नहीं है, ये पैसा एक्सट्रैक्ट करना है। समझ गए? तो लास्ट में कंक्लूजन करते हुए राइटर यही बोलते हैं, देखो ये ऐतिहासिक मूवमेंट है, राजस्थान से शुरुआत हुई है, धीरे धीरे अब राइट टू हेल्थ बिल पूरे देश में आएगा, तो डॉक्टर्स को साथ देना चाहिए इस मूवमेंट का। अब चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फूड सिक्योरिटी एंड नेशनल सिक्योरिटी के बीच लिंकेज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इतिहास में ना बहुत सारी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि फूड इनसिक्योरिटी की वजह से वायलेंस हुआ, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से सरकारें गिर गईं, फूड इनसिक्योरिटी की वजह से वार हुआ। समझ गए? मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं, ऐसे बात से नहीं। चाइना में ना जोउ डायनेस्टी थी, ये इंडिया का मैप अपना पूरा है। चाइना में ना जोउ डायनेस्टी थी, वहां पे फेमिन आया था, अकाल पड़ गया था, उसको एड्रेस नहीं कर सकी। जोउ डायनेस्टी की लेजिटिमेसी खत्म हो गई, वहां पे सत्ता परिवर्तन हो गया। कोल्ड वार जब चल रहा था ना, तो यूएस से ना बहुत ज्यादा अनाज भेजा करता था अपने अलाय कंट्रीज को, जो उसके मित्र देश थे। इवन न्यूट्रल कंट्रीज को या फिर यूएसएसआर के ग्रुप वाले जो देश थे ना, उनको भी ललचाने की कोशिश करता था कि आप हमारे साथ आ जाइए, हम आपको अनाज देंगे। क्योंकि ना बहुत बड़ा प्रेशर पड़ता है जनता का। जनता चाहती है सरकार से हमारी फूड सिक्योरिटी इंश्योर होनी चाहिए, हमें खाने के लिए फूड ग्रेन्स मिले, हमारी न्यूट्रिशन मिले, ये जनता की आवश्यकताएं होती हैं। वो सरकार जो इन आवश्यकताओं को पूरा कर देती है, वो लंबे समय तक रूल करती है, लेजिटिमेसी आ जाती है। यही इसी सोच के चलते रूलर्स भी इस बात को समझते हैं, इसी सोच के चलते यूएस से विभिन्न देशों की सरकारों को लालच दिया करता था कि हम फूड ग्रेन देंगे, आप हमारा साथ दीजिए। इंडिया को भी लालच दिया गया था, PL 480 प्रोग्राम है, उस समय था। यूएस से शिप्स आते थे अनाज के, हमें आवश्यकता थी, बट यूएस हम पे प्रेशर डालता था, हम जल्दी शिप भेजेंगे अगर इंडिया वियतनाम मुद्दे पर हमारा साथ देगा। उस समय वियतनाम में वार चल रहा था, उस समय इंडिया, ग्रीन रेवोल्यूशन उस समय नहीं आई थी, फूड सिक्योरिटी इंडिया में थी नहीं, फूड सफिशिएंसी नहीं थी इंडिया में। तो एक शिप आता ना इंडिया के किसी पोर्ट पर, न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे आया करता था कि यूएसए से एक शिप पहुंचा फूड ग्रेन का। आज सोच के देखिए, हजारों शिप्स आते होंगे, इंडिया एक्सपोर्ट करता है, मतलब आते भी क्या हैं, इंडिया एक्सपोर्ट करता है फूड ग्रेन
लेकिन कभी न्यूज़ नहीं आती है, क्योंकि अब हम सेल्फ सफिशिएंट हैं। एग्जाम्पल्स और भी दिए गए हैं, जैसे रोमन्स ने इजिप्ट पे अटैक किया था फूड ग्रेन्स के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे जनता को आसानी से रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाना चाहते थे फूड संबंधित। तो सीधा सीधा लिंक है नेशनल सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी का। और जब हम फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं ना, उसमें ना सिर्फ अवेलेबिलिटी की बात होती है कि फूड ग्रेन्स उपलब्ध हो जनता के लिए, अफोर्डेबल हो, मतलब गरीब लोग भी खरीद सके, महंगा ना हो। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन भी आता है। ऐसा ना होना कि खा तो लिया, भूख तो मिट गई, लेकिन न्यूट्रिशन की कमी हो गई। ये सारी चीजें आती हैं। जैसे माल न्यूट्रिशन के शिकार हैं बच्चे, स्टंटिंग है, वेटिंग है, तो ये हिडन हंगर है, खून की कमी है, छुपी हुई हंगर। भूखे तो वो भी हैं, लेकिन वैसे भूख मिट गई है, ये छुपी हुई भूख है कि न्यूट्रिशन की कमी है। फूड सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी का नाता है, इसीलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 2020 में नोबेल प्राइज मिला था, क्योंकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने अच्छा काम किया वर्ल्ड के अलग अलग इलाकों में फूड ग्रेन अवेलेबल करवाने में। अगर देखो लोगों की भूख मिटेगी तो कन्फ्लिक्ट कम होगा। अगर फूड ग्रेन अवेलेबल नहीं है तो लोग लड़ते हैं एक दूसरे से, कन्फ्लिक्ट होता है, वायलेंस होता है फूड ग्रेन के लिए। अगर फूड ग्रेन अवेलेबल है, पीस है, तो पीस, कन्फ्लिक्ट, हंगर, फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन अब 1.408 यानी 140 करोड़ 141 करोड़ हो गई है। चाइना को इंडिया इस साल पार कर देगा पॉपुलेशन के मामले में। एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटीज में आज के समय में देश में 70% पॉपुलेशन लगी हुई है। इसमें एग्रीकल्चर रिलेटेड एक्टिविटी भी आ गई है। वैसे अक्सर हम पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में 50% पॉपुलेशन अभी काम कर रही है। राइटर कहते हैं इसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी इंश्योर की जा सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूत बना के। कैसे? फार्म प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करो आप, प्रोडक्शन यील्ड इंप्रूव होनी चाहिए। जैसे 1 हेक्टेयर में अभी 40 टन जो वीट है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसे इंक्रीज करके 60-80 करो। प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होनी चाहिए। मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होनी चाहिए किसानों के लिए। अजीत डोवल जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, हाल ही में इन्होंने फूड सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस पर स्ट्रेस किया। इन्होंने कहा कि अगर पूरी तरह से आप नेशनल सिक्योरिटी इंश्योर करना चाहते हो ना, तो फूड सिक्योरिटी की भी इंपॉर्टेंस है। फूड सिक्योरिटी भी नेशनल सिक्योरिटी के अंदर आता है। उन्होंने ये पॉइंट आउट किया कि चाइना के पास में कम उपजाऊ भूमि है, लेकिन वो इंडिया से ज़्यादा फूड ग्रेन प्रोड्यूस करता है। हमारे पास चाइना से ज़्यादा लैंड है, लेकिन प्रोडक्शन कम होने की वजह से फिर भी हम चाइना से कम फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर पाते हैं। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार इंडिया में आज भी अंडर न्यूट्रिशन 16.3% है। 30.9% बच्चे स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी एज के हिसाब से हाइट नहीं बढ़ पाई। अंडर वेट है 33.4% बच्चे, यानी हाइट के हिसाब से वेट नहीं बढ़ पाया। 3.8% बच्चे मोटे हैं। इंडिया का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में स्कोर 0.65 है। ये डेटा है, कहीं ना कहीं यूज हो जाता है। ये डेटा थोड़ा ज़्यादा डीप में है, इसको छोड़ दीजिए। अगर देखो नेशनल फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है ना, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी रोल इंक्रीज होता है। एग्रीकल्चर बढ़िया परफॉर्म करता है तो इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, पॉवर्टी कम होती है और पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। अगर जैसे गरीब बच्चे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन है, दिमाग अच्छे से डेवलप हुआ है, तो उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी, लाइफ में कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन शुरुआत से ही खाना ना मिलने की वजह से मालन्यूट्रिशन का शिकार है, दिमाग भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा, बॉडी भी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो सरकार इन चीज़ों को समझती है, इसलिए सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं। जैसे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था, सब्सिडाइज्ड फूड प्रोवाइड किया जाता है। अनेकों सेक्शंस को फ़ायदा होता है इस एक्ट से। प्रेग्नेंट वुमन को मील मिलती है, चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर्स, दूध पिलाती मदर्स, इन सबको फ़ायदा होता है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन में। एक्ट ने काफ़ी बढ़िया रोल प्ले किया है हंगर और मालन्यूट्रिशन को कम करने में। 810 मिलियन लोगों को एक्सेस प्राप्त है इस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में। कोविड आया था जब आप सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चलाई थी, उसमें सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन दिया गया था। इसके अलावा और बहुत सारी स्कीम्स हैं सरकार जो चला रही है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये फोकस करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने पर और सोइल की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने पर। 2007 में लॉन्च किया गया था इसे।
सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पे, ताकि फूड प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज किया जा सके। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट प्लेटफॉर्म है ई-नैम, ऑनलाइन मार्केट प्लेस है ताकि किसान अपने प्रोडक्ट्स की ट्रेडिंग कर सके बिना ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के। एक स्टेट का किसान दूसरे स्टेट में भी अपनी फसलों को बेच सकता है इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेशनल फूड प्रोसेसिंग मिशन है, ये एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए है, जैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, ताकि जो फार्म प्रोड्यूस है ना उसका अच्छे से यूज हो। और भी काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो सरकार देती ही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन, ताकि हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन ज़्यादा हो हमारे देश में, बागबानी। इसके बाद राइटर बोलते हैं फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने में ना कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे गरीबी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, अच्छे रोड्स नहीं है, लैक ऑफ मॉडर्न स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, फूड ग्रेन प्रोड्यूस हो गए, हार्वेस्टिंग हो गई, उसके बाद स्टोर करने की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध नहीं है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस अभी भी काफ़ी पुअर हैं, ओवर कल्टिवेशन एंड एक्सेसिव यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, मतलब आप जूट से ज़्यादा कल्टिवेशन कर रहे हो। ओवर कल्टिवेशन से होता क्या है कि सोइल की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, प्रोडक्शन कम हो जाता है, और पेस्टिसाइड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तब भी सोइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। वेदर कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही हैं आज के समय में, जैसे अभी मार्च में बारिश हुई, बेमौसम बारिश थी ये मार्च में जो बारिश हुई पिछले एक हफ्ते में। तो इस प्रकार के वेदर फेनोमेनन देखने को मिल रहे हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये सारे चैलेंजेस हैं। और भी चैलेंजेस हैं, सप्लाई चेन का नेटवर्क एफिशिएंट नहीं है, मतलब कहाँ से माल भेजना है, कहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री अलग जगह है, वहाँ पे वो प्रोडक्ट उपलब्ध नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से किसान अपना प्रोडक्ट बेच नहीं पाता सही जगह पे सस्ते में। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, जो मंडियों की हम बात करते हैं, एपीएमसी एक्ट है उसमें सुधार की आवश्यकता है। लैंड होल्डिंग्स काफ़ी फ्रेगमेंटेड हैं। अब परिवार में बंटवारा हो गया खेत का, तो खेत छोटे छोटे होते जा रहे हैं। छोटे खेत में ना मशीनें अच्छे से चलती हैं, इकोनॉमी ऑफ द स्केल भी नहीं आता। तो लास्ट में कंक्लूड करते हुए राइटर कहते हैं कि इन्वेस्ट करे सरकार। अगर सरकार फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाहती है तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ इंप्रूव हो, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंप्रूव हो, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाए, मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम में सरकार इन्वेस्ट करे, एग्रीकल्चर रिसर्च में सरकार इन्वेस्ट करे, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करे, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क एफिशिएंट होना चाहिए। इन सब चीज़ों से फूड सप्लाई हमारे देश में इंक्रीज होगी, मार्केट में फूड ग्रेन्स के प्राइस कम होंगे और फूड एक्सेसिबल होगा सबके लिए। इस प्रकार से हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं और फूड सिक्योरिटी के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। अब लास्ट में एथिक्स का एक छोटा सा टॉपिक। डिजिटल मीडिया एथिक्स कौन से इश्यूज को डील करता है? देखो, डिजिटल मीडिया एथिक्स डिजिटल न्यूज मीडिया से संबंधित जो एथिकल प्रॉब्लम्स या फिर एथिकल इश्यूज हैं उनसे डील करता है। और डिजिटल न्यूज मीडिया में क्या क्या आता है? ऑनलाइन जर्नलिज्म, ब्लॉगिंग, डिजिटल फोटो जर्नलिज्म, सिटीजन जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, ये सब चीजें आती हैं डिजिटल न्यूज मीडिया में। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर, इन सभी डोमेन्स में जो एथिकल प्रॉब्लम्स और एथिकल इश्यूज हैं उनसे डील करता है डिजिटल मीडिया एथिक्स। अगर पहले हम कुछ इश्यूज की बात करें, सबसे पहला तो इशू है देखो कॉपी पेस्ट का। आपने भी नोटिस किया होगा कि आप कोई चीज सर्च मारते हो, कोई न्यूज आप सर्च मारते हो, तो ज्यादातर न्यूज प्लेटफॉर्म्स पे आपको सेम कंटेंट देखने को मिलता है। ऐसा लगता है जैसे एक जर्नलिस्ट ने दूसरे जर्नलिस्ट का सीधा सीधा कॉपी पेस्ट कर लिया हो। उसी प्रकार से सोशल मीडिया पे भी कोई पोस्ट वायरल होती है, बिना सोचे समझे उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। इवन क्रेडिट भी नहीं दिया जाता काफी बार, तो मतलब जिसने मेहनत की होती है उसको क्रेडिट भी नहीं दिया जाता कि ये जो कंटेंट मैंने उठाया है इस पर्सन से उठाया है और क्रेडिट जाना चाहिए इस पर्सन को, नहीं। तो ये जो इशू है ना प्लेगियरिज्म का, ये एक बहुत बड़ा इशू है डिजिटल मीडिया में। मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन की मेहनत का श्रेय ले लेता है, क्रेडिट ले लेता है, और वास्तव में जिसने मेहनत की है उसको क्रेडिट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट है डिजिटली अल्टरिंग इमेजेस और वीडियोस। ये तो देखो बहुत बड़ा इशू है और इससे फेक न्यूज भी जनरेट हो जाती है। मतलब वीडियो किसकी, ऑडियो अलग चला दी तो, और वीडियो में चेहरा चेंज कर दिया, फोटो में चेहरा चेंज कर दिया। ये जो इश्यूज है ना, ये बहुत मुश्किल क्रिएट करते हैं और ये अनएथिकल है ऐसा करना।
बहुत सारी जनता ऐसी हैं जिनमें भ्रम की स्थिति पैदा होती है, विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच नफरत पैदा होती है। ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, देखो काफी बार तो आपने वो फेमस सुनते हो आप, सूत्रों के हवालों से खबर है, बताएंगे नहीं है मीडिया वाले कहां से खबर आई है, सूत्रों के हवाले से खबर है। सूत्र इनके पता नहीं कहां होते हैं, कौन होते हैं, ऐसा लगता है जैसे खुद से ही जो एजेंडा ये प्रमोट करना चाहते हैं वो प्रमोट कर देते हैं, नाम ले लेते हैं सूत्र का, मतलब बलि का बकरा बना देते हैं सूत्र को। कल को वो खबर गलत भी साबित हो गई तो मीडिया वाले ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, देखो हमें तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी और वो खबर गलत साबित हुई, हमारी गलती नहीं है, वो तो सूत्रों के हवाले से खबर थी। तो ये जो एनोनिमस यानी अज्ञात सोर्सेस का यूज किया जाता है ना मीडिया के द्वारा, ये गलत है, ये अनएथिकल है, खास तौर पे बताना चाहिए। देखो ये बात तो सच है कि साफ तौर पर कई बार सोर्स का नाम बताने से सोर्स की जान को खतरा हो सकता है या फिर सोर्स दिक्कत में आ सकता है, इसलिए नहीं बताया जाता, लेकिन ये कभी कभार होता है, रेयरली। अब तो देखो ऑलमोस्ट हर दूसरी खबर ही सूत्रों के हवाले से देते हैं ये मीडिया चैनल्स। आप देखो ऐसा मत सोचिएगा कि हम ट्रेडिशनल मीडिया की बात कर रहे हैं या फिर डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं। देखो ये सारे जो न्यूज चैनल्स हैं आज तक, इनकी सोशल मीडिया पे भी तो प्रेजेंस है ना, तो मिक्स है काइंड ऑफ, ये मीडिया जो है डिजिटल मीडिया और मीडिया मिक्स है। उसके बाद नेक्स्ट है ओमनी डायरेक्शनल इमेजिंग। इसका मतलब जो निकल के आता है वो देखो ये है, वैसे तो ओमनी डायरेक्शनल इमेजिंग का मतलब ये होता है ऐसा कैमरा जो 360 डिग्री व्यू से इमेज ले सके, लेकिन मीडिया एथिक्स के इशू में इसका मतलब ये निकल के आता है, देखो डिजिटल मीडिया में खासकर जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इमेजेस वायरल होती हैं। अब देखो न्यूज को अगर आपको समझना है तो एक इमेज की सहायता से आप पूरी न्यूज नहीं समझ सकते, उस इमेज के पीछे का कंटेक्स्ट आपको पता होना चाहिए, परिस्थितियां आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूज को समझ सकते हो। लेकिन हो क्या रहा है डिजिटल मीडिया में, आउट ऑफ कंटेक्स्ट एक इमेज शेयर कर दी जाती है और उसका सहारा लिया जाता है अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए, पॉलिटिकल पॉइंट सर्व करने के लिए, यानी फोटो की फॉर्म में, इमेज की फॉर्म में पूरी न्यूज को शेयर करने का जो तरीका है ना, इस पर भी सवाल उठते हैं, ये भी डिजिटल मीडिया एथिक्स के अगेंस्ट है। नेक्स्ट है प्राइवेसी इश्यूज। टीआरपी के लिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा पोस्ट वायरल हो, ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देखें, इसके लिए देखो इवन प्राइवेसी राइट्स का भी ख्याल नहीं रखा जाता। और आजकल तो एक नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है, देखा जाता है ऐसे ऐसे मतलब एल्गोरिथम तैयार कर लिए गए हैं कई आउटलेट्स के द्वारा, देखा जाता है कि कौन सी चीज न्यूज में है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो उसी बेस पे ऑटोमेटिक एक इमेज जनरेट हो जाती है जिसको शेयर कर लिया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल एंड कंप्यूटराइज्ड न्यूज राइटिंग इसे कहा जाता है। तो ये भी काफी होने लगा है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता से ऐसी पोस्ट क्रिएट की जा सके जो ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, ये भी एथिक्स के अगेंस्ट है। अब वैसे देखो डिजिटल मीडिया के एथिकल इश्यूज तो हमने डिस्कस किए, इसके बाद एक यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स डिस्कस करते हैं जो सबके लिए लागू है, सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए और ट्रेडिशनल मीडिया के लिए। ये है यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स। ऑनेस्टी एंड फेयरनेस, मतलब जो भी न्यूज राइटर है वो ऑनेस्टी के साथ न्यूज लिखेगा, पूरी फेयरनेस के साथ, और किसी को भी क्रिटिसाइज करने से पहले उस पक्ष के ओपिनियन जरूर जानेगा। ये देखो आज के समय में ना सबसे बड़ी दिक्कत है, आपने भी देखा होगा, मतलब न्यूज राइटर जो हैं, जर्नलिस्ट, न्यूज पूरी लिख लेते हैं और पूरा तरह से किसी को क्रिटिसाइज कर लिया, लेकिन उससे उसके व्यू ही नहीं मांगे, उसका पक्ष ही नहीं जाना। ये बहुत ज्यादा गलत है मीडिया एथिक्स के। गलती कर देते हैं बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स, लेकिन गलती को सुधारते भी नहीं है, मतलब बाद में बताते नहीं है कि देखो हमसे गलती हो गई है। तो गलती हो जाती है तो ये ड्यूटी बनती है सभी मीडिया आउटलेट्स की, वो फैक्चुअल एरर्स को बताएं अगले एडिशन में। नेक्स्ट है वो इमेजेस को फाल्सिफाई नहीं करेंगे और या फिर इमेजेस को गलत पर्सपेक्ट से नहीं दिखाएंगे, मतलब काफी बार इमेजेस को इस प्रकार से दिखाया जाता है कि उसका मीनिंग जो है वो साफ साफ समझ में ना आए। नेक्स्ट, प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करना और फैक्ट्स और ओपिनियन के बीच डिफरेंस करना। बहुत बार तो देखो ओपिनियन और फैक्ट्स को इस प्रकार से ब्लर कर दिया जाता है कि रीडर को समझ में ही नहीं आता क्या ओपिनियन है क्या फैक्ट है। तो ओपिनियन को अलग ढंग से बताया जाए, मतलब साफ साफ बताना चाहिए राइटर को ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है या फिर ये मेरी ओपिनियन है, और जो फैक्ट्स हैं ग्राउंड पे उनको अलग ढंग से बताना चाहिए। दोनों के बीच में किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए रीडर को।
ये अगला पॉइंट यही है, फैक्ट्स एंड ओपिनियन वाला। ये इंश्योर करना चाहिए मीडिया आउटलेट्स को कि राइटिंग से या फिर किसी प्रकार की न्यूज से विभिन्न धर्मों के बीच, धर्म के लोगों के बीच, जेंडर के लोगों के बीच या फिर किसी भी आइडेंटिटी के लोगों के बीच किसी प्रकार की कोई नफरत ना फैले। नेक्स्ट, गलत तरीकों का सहारा नहीं लिया जाएगा इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने के लिए, और ऐसी न्यूज रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी जिससे लोगों की जान खतरे में आए। जैसे देखो, मुंबई में जब धमाके हुए थे तो मीडिया जिस प्रकार से रिपोर्टिंग कर रही थी, आतंकवादियों के जो लीडर्स बैठे थे पाकिस्तान में, वो इंडियन न्यूज मीडिया को देख रहे थे आगे की इंस्ट्रक्शंस देने के लिए आतंकवादियों को। इसके बाद नेक्स्ट है, डिसेंसी से न्यूज प्रेजेंट की जाएगी, और कोई भी न्यूज चलाने से पहले प्रिजुडाइज होकर न्यूज नहीं चलाई जाएगी। यानी कि जो एक्यूज्ड हैं उनके गुनाह को पहले ही नहीं मान लिया जाएगा कि हाँ इन्होंने तो गुनाह किया है। देखो, गुनाह किया है एक्यूज्ड ने या फिर नहीं किया है, ये डिसाइड करना कोर्ट का काम है, ना कि मीडिया का। जो मीडिया ट्रायल चलता है उसकी बात की जा रही है। तो इस प्रकार से हमने यूनिवर्सल कोड ऑफ एथिक्स फॉर मीडिया के बारे में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ।